एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आपका 27 को यू टेट फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का एग्जाम है, तो आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने भी सारी मैराथन्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कवर करवा दिया है। अगर अभी तक भी कोई तैयारी नहीं की है तो मैराथन देख सकते हैं, आप जाकर उनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो नोट्स जो हैं वो आपको पेड भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई हैं, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हैं। लिंक इसकी डिटेल जो है मैं सारी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संस्कृत मैराथन वीडियो को, क्योंकि इसकी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम संस्कृत लेके आओ, संस्कृत लेके आओ। जैसे मैंने आपकी इंग्लिश की कंप्लीट करवाई है, उस पर आपने मुझे भर भर कर प्यार दिया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इंग्लिश वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दी है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संस्कृत को। संस्कृत में जितना भी ग्रामर पोर्शन है मैं आपको डिटेल में कवर नहीं करवाऊंगी, ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जितना भी ग्रामर पोर्शन होगा ना, वो मैं आपको ट्रिक वे में बताऊंगी, ताकि आप आंसर को देखते ही तुरंत टिक कर दे कि हाँ इसका ये होगा। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली तो मैं गारंटी ले रही हूँ कि संस्कृत का ग्रामर का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं रहेगा। बात करूँ पैडागोजी की, सारी चीजें मैं आगे बता दूंगी आपको। फिलहाल अभी आप ग्रामर देखिए। ग्रामर का आपको एक एक पोर्शन समझना है, प्रत्यय, समास, संधि, लकार एंड जो भी और टॉपिक होते हैं सारे मैंने इसके अंदर लिए हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैंने आपका टॉपिक उठाया है समास। देखिए, समास में कुछ न्यू नहीं है। अगर आपने मेरी हिंदी की वीडियो देखी है तो आपका समास वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने समास इसलिए बिठाया है कि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी और संस्कृत के काफी टॉपिक सेम होते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ लिया तो संस्कृत में आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहला टॉपिक समास ही उठाया है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, संस्कृत के लिए कुछ अलग से नहीं आता है। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं वही सेम चीजें होती हैं। उच्चारण स्थान हो गया आपका, समास होगी, संधि होगी, थोड़ी सी बस रूल्स हैं संस्कृत में, ये आप कह सकते हैं, जिन्हें फॉलो कर कर आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए, समास आपने पढ़ा ही होगा, अव्यय भाव समास। अगर जिसने भी मेरी हिंदी की वीडियो देखी है ना, उसे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये पहला है आपका अव्यय भाव समास। इसमें क्या है, पूर्व में अव्यय, मतलब पहला जो होगा ना आपका वो उपसर्ग की तरह होगा। जैसे आप मान लीजिए प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, जिसमें उपसर्ग ऐड हो रहा हो, पूर्व में अव्यय आ रहा हो। अव्यय और उपसर्ग को कंफ्यूज मत होना, उपसर्ग और अव्यय एक ही में काउंट होते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड ट्रिक इसकी ये हो जाएगी, शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार हो। दो ट्रिक बता दी, पूर्व में अव्यय उपसर्ग आए, अव्यय और उपसर्ग एक ही होता है। जैसे प्रतिदिन, दुर्ये वनम। क्लियर है? इसके थोड़े संस्कृत के वर्ड रहेंगे तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा बोलने में रहता है संस्कृत का। इसके अलावा है यदा यदा, तदा तदा एंड कदा कदा, दोनों सेम वर्ड आ रहे हैं, तो वहां पर भी पूर्व में अव्यय हो, जैसे प्रतिदिन हो गया, ध्रुव्य व्यायाम हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्यय समास। और सेम वर्ड की आवृत्ति हो रही हो वहां पर अव्यय समास। ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। लेकिन संस्कृत में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर संख्या प्लस कोई नदी दी हो, संख्या वाला मैंने आपको उसमें बताया हुआ कि द्विगु समास होता है, लेकिन संख्या के साथ नदी भी ऐड की गई हो तो वहां भी आपका अव्यय भाव समास होता है। क्लियर है? एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि सप्त सिंधु। सप्त क्या है, एक संख्या वर्ड है, और सिंधु क्या है, नदी है। पंच गंगम, पंच क्या है आपका एक संख्या वर्ड है, और गंगम क्या है, नदी का नाम है। तो याद रहेगा, जहां पर संख्या प्लस नदी का नाम आ जाए वहां भी अव्यय भाव समास होता है। पहला पद आपका उपसर्ग हो, वहां भी अव्यय भाव समास होता है। शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो, वहां भी आपका अव्यय भाव समास होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका तत्पुरुष समास। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हिंदी में कि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, युधिष्ठिर, अधर्म, दिनकर, तो जिसमें जो है कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के की अधिकरण में, पे
संबोधन हे, रे, अरे। तो इसके अंदर सारे ही आते हैं और एक चीज ध्यान रखनी है, जिसके अंदर इसका लोप होता है उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का इसमें मेन रोल होता है तत्पुरुष समास में, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या होता है, संस्कृत के अंदर थोड़ा सा चेंज देखते हैं। नकारात्मक का बोध, इसको हम बोलते हैं नमय तत्पुरुष, अलग अलग भी आ जाता है। नकारात्मक मीन्स जैसे कि अधर्म, अधर्म धर्म से अलग होना, अस्वस्थ, स्वस्थ नहीं है, मतलब जिसमें नहीं का बोध आ जाए, मतलब अपने धर्म से ना होना, अधर्म दूसरे धर्म से होना, हमारे धर्म से नहीं है, जैसे कि वो स्वस्थ नहीं है, तो जिसके आगे अ जुड़ जाएगा वहां भी आपका होता है तत्पुरुष समास। और इसे हम जो नकारात्मक का बोध कराएं, जिसके आगे अ लगा है, उसे हम बोलते हैं नमा तत्पुरुष। क्लियर है। इसके अलावा है विभक्ति का लोप हो, कर्ता ने कर्म को, जैसे कि ये हो गया। इसके अलावा जैसे युधिष्ठिर, मतलब ये जो चीजें हैं, जैसे कि आपकी जो विभक्तियां होती हैं, जैसे कि राम की होगी, नदी, गुरु, ये सारी जो चीजें होती हैं ये भी किसके अंदर आती है, तत्पुरुष। इनका लोप होता है, जैसे कि युधिष्ठिर, इसको हम बोलते हैं अलुक तत्पुरुष। जहां नकारात्मक का बोध हो रहा था नमा तत्पुरुष, जहां किसका बोध हो रहा है, विभक्ति का लोप ना हो, उसे बोलते हैं अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट है उपसर्गों की प्राप्ति हो, पूर्व में अ आए, जैसे कि प्रादि तत्पुरुष, इसे हम बोलते हैं प्रादि तत्पुरुष। क्रिया का बोध कराए उसे हम बोलते हैं उपपद तत्पुरुष। बस एक चीज याद रख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, जहां पर कारक चिन्ह की प्राप्ति होती हुई दिखे वहां पर आपका होता है तत्पुरुष समास। इसके अलावा ये थोड़े से मैंने लिख दिए, आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन संस्कृत है तो आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। इसमें भी आपको पता ही होगा, विशेषण विशेष्य का बोध होता है तो वहां होता है कर्मधारय समास। कुल मिला के जो सामान्य से विशेष हो, जैसे कि मान लीजिए एक लिफाफा है और वो पीले कलर का है, बहुत सारे लिफाफे पड़े हुए हैं व्हाइट कलर के, बट एक पीला है, तो उसकी जो विशेषता बता रहा है, मतलब वो सामान्य से अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि वो पीले कलर का है, व्हाइट के अंदर पीले का मिक्सअप कर दिया, तो वो एक अलग विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्मधारय समास। फॉर एग्जाम्पल घनश्याम, चरण कमल, पोतपलम। इसकी जो ट्रिक है वो भी लिख सकते हैं आप, मैंने बताई हुई है हिंदी में। वैसे है जो आए, नीला है जो कमल, या के समान की बात आए, तब भी वहां पर क्या होता है आपका कर्मधारय समास। क्लियर है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में तो एक ही चीज, उसमें भी मैंने हिंदी में भी आपको सेम बताई हुई है कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, द्विगु समास। जैसे शताब्दी, पंचपत्रम, सप्तशती, तो इसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक चीज याद रख लीजिए, जो विलोम शब्द की तरह हो, जैसे दिन रात हो गया, राम सीता होगी, राधा श्याम हो गया, तो ऐसे ऐसे जो वर्ड होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं। इसके अलावा उभय पद प्रधान, यानी जो दूसरा पूर्व एंड उभय पद प्रधान होता है, इसके अंदर और का बोध होता है, जैसे कि राम और सीता। जहां पे आपको और वर्ड दिखे, विलोम चिन्ह जैसे कि योजक चिन्ह भी दिख सकता है, राम सीता, तो इस टाइप से जो चीजें दिखेंगे वो होंगी आपकी द्वंद्व समास। एग्जांपल्स देख लेते हैं, सीतोराम, सीता और राम, पार्वती परमेश्वरी, पार्वती और परमेश्वर, तो ये दो चीजें हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। इसके अलावा एक ट्रिक और याद कर लीजिए, यदि शब्द के अंत में ओ की मात्रा मिले तो आंख बंद करके क्या मारना है, द्वंद्व समास, जैसे कि रामू। क्लियर हो गया। इस तरीके से जो भी वर्ड दिखे उसके अंदर भी आपका क्या होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आपका बहुव्रीहि समास। इसके अंदर आपको क्या होता है, मतलब पहले और दूसरे पद का बोध नहीं होता, किसी अन्य की, मतलब किसी अन्य का बोध हो, उसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे षडानन, लंबोदर, नीलकंठ। लंबोदर जैसे कि लंबा है उदर, जिसका अर्थ था श्री गणेश, मतलब जहां पर किसी तीसरे का बोध हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय। अब प्रत्यय की ट्रिक देखिएगा, बहुत सारे प्रत्यय हैं, एक एक की ट्रिक देखते रहिएगा। अगर आपको पता करना है कत्वा प्रत्यय है या नहीं, तो आप जो आपको दे रखा होगा, मतलब आपको एक शब्द दे रखा होगा जो भी, उसके अंदर आपको लास्ट में यानी अंत में आपको क्या देखना है, तुआ होना चाहिए, टवा होना चाहिए एंड धुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दृष्टवा, इसका मतलब इसके अंदर कृत्वा प्रत्यय है। लब्धवा, धुआ आ गया। पठितवा, तो ये जो तवा है, टवा है, धवा है, ऐसे वर्ड अगर आपको लास्ट में दिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कृत्वा प्रत्यय। क्लियर हो गया, और बहुत बार पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको उपसर्ग यानी कि ए देखने को मिल जाता है, बीच में आपकी धातु हो जाएगी और लास्ट में आपको य, यानी स्टार्टिंग में अगर अ दिख जाए और लास्ट में य दिख जाए, बीच में कुछ भी हो, तो वहां होता है आपका ल्यप प्रत्यय। जैसे अनुगम्य, अ दिख गया य दिख गया, अनुभय, अ दिख गया य दिख गया, मतलब अ जो है वो स्टार्टिंग में दिखे और य जो है वो लास्ट में दिखे और बीच में कोई भी धातु दी हो उससे मतलब नहीं है, पहला और लास्ट का आपको देखना है, दैट इज कॉल्ड ल्यप प्रत्यय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका तुमुन प्रत्यय। तुमुन में आपको क्या देखना है, तुम तुम, मतलब जो लास्ट का न है ई से हटा दीजिए, तुम तुम, इस टाइप से आप ट्रिक लगा लीजिए। ये चीज आपको लास्ट में दिखे तो वहां आपका होता है तुमुन प्रत्यय। जैसे पुष्टुम, भोतुम, लब्धुम, मैंने लब्धवा भी बताया, लब्धवा आपका कतवा है और तुमुन आपका यहाँ पर म, लास्ट में देखना है आपको क्या आया हुआ है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका अणमूल प्रत्यय। इसमें क्या होता है, लास्ट में अ कहा होता है, अंत में, मतलब लास्ट में यही ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, जैसे कारक, नायक, अक का साउंड आ गया लास्ट में, तो दैट इज कॉल्ड अणमूल प्रत्यय। नेक्स्ट है कितिन। कितिन में क्या होता है, लास्ट में ती आता है, जैसे भक्ति, युक्ति, स्तुति, लास्ट वाला आपको देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका ल्यूट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसे क्यों पूछा गया है, क्योंकि ल्यूट के जो लास्ट में आता है वो अनम आता है, सेम सा साउंड नहीं होगा, अलग साउंड होगा, इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। ल्यूट में लास्ट में अनम आपको दिखेगा, जैसे दर्शनम, पठनम, चयनम, मतलब लास्ट में आपको जो अनम दिख रहा है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ल्यूट प्रत्यय को। क्लियर हो गया। ये ट्रिक्स हैं, मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा सकती थी पर नीड ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया कि दृश्यम, दृश्यम में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे देगा, ल्यूट है, कृत्वा है, कितन है, चार ऑप्शन दे दिया, आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसलिए ज्यादा डिटेल में क्या ही करना आपको पढ़ के, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका यत प्रत्यय। यत प्रत्यय क्या होता है, जिसके लास्ट में य लग रहा हो, जैसे पे, चे, गे, मतलब लास्ट में आपको केवल य, मैंने एक बताया था अ स्टार्टिंग में और लास्ट में य, लेकिन इसमें केवल लास्ट वाला देखना है, तब आपको पता चल जाएगा कि ये यत प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका श्रत। श्रत में आपको क्या देखना है, लास्ट में अन हो, अंति हो, अत हो, ये सारे अंत में ही है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे हसन, हसंती, हसत, ये क्या है, आपके लकार है, तो ये लास्ट में दिखेंगे तो तुरंत मारिएगा, शत प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय में क्या देखना है, मत, मान, वतवान, जैसे बलवान, जैसे भगवत गीता जो होती है भगवत का, तो जिसमें लास्ट में वत, मान, मत, वान दिखे, मतु प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका ठक। ठक में क्या देखना है, लास्ट में एक प्रत्यय हो, जैसे धार्मिक, आर्मिक, नैतिक। नेक्स्ट है आपका त्व। त्व में आपको क्या देखना है, त्वम, मतलब लास्ट में आपका त्वम होना चाहिए, तो समझ जाइएगा तब प्रत्यय है। मितवम, मितत्वम, प्रभुत्वम। क्लियर है। नेक्स्ट है तल। तल प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में ता होता है, मितता, गुरुता, लघुता। इजीली आप इन्हें याद कर सकते हो, सिमिलर कोई नहीं मिलेगा आपको। जैसे इनी हो गया, इनी में आपको क्या देखना है, इन और ई, लास्ट में देखना है ये, जैसे चक्रीन, चक्री, दंडीन, दंडी। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपको याद करने हैं अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ल्यूट इसलिए पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये प्रत्यय बहुत अच्छे से क्लियर हुए हो। अब आगे देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। जो पहले जुड़ता है, बस याद रखिएगा, जो पहले जुड़ता है दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। जैसे प्रत्युपकार, इसे कैसे लिखेंगे, प्रति प्लस उपकार, यानी प्रति क्या है यहाँ पे, उपसर्ग है, बस जिसके स्टार्टिंग में उपसर्ग जुड़ जाएगा, पहले जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। ये सारे आपके उपसर्ग हैं, प्रति, वी, उत, वी, अति। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, आप इन्हें जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। नोट में मैंने लिख दिया है कि उपसर्ग अव्यय ही होते हैं, और पूछा जाए संस्कृत में कितने अव्यय हैं या उपसर्ग हैं, तो वो है आपके 22। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज संधि। संधि देख लेते हैं, संधि में क्या क्या आता है। संधि इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। पहला है आपका दीर्घ संधि, बताया हुआ है, बड़ी मात्रा जहां दिखे दीर्घ संधि हो जाएगी। देवालय, कपीश, वध उत्सव, ये बड़ी बड़ी मात्रा है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋषि भी आ जाएगा इसके अंदर, तो वहां पर आपका होगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। गुण संधि में आपको एक मात्रा देखनी है, ए, ओ, आर, जैसे गणेश, महर्षि, परोपकार। क्लियर हो गया। अर का साउंड दे और सिंगल मात्रा दे, दैट इज कॉल्ड गुण संधि। और वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा, डबल मात्रा दे और आर का साउंड करे, जैसे सदैव,
डबल मात्रा, महो डबल मात्रा, सुखार्त सुखार्त, आर का साउंड आ गया तो दैट इज कॉल्ड वृद्धि संधि। नेक्स्ट है आपका यण संधि। यण संधि में क्या था, य व र के पहले आगे आपको क्या देखना है, आधा वर्ण देखना है। अगर वो आ गया तो इसका मतलब हाँ यण संधि है। एक चीज और याद रखिएगा, त्र भी जिसमें दिखे समझ लीजिएगा वहां भी आपका यण संधि है। जैसे स्वागतम, व से आगे व से पहले क्या लग गया, आधा वर्ण लग गया तो दैट इज कॉल्ड यण संधि। एंड पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो ऐसे जो त्र वाले वर्ड हो गए वो भी आपके यण संधि के एग्जांपल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अयादि संधि। आय आपका साउंड दिखे दैट इज कॉल्ड अयादि संधि। नयनम हो गया, पवनम, नायक, पावक। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट जो है श्रव्य, भव्य, गव्य, ऐसे जो व्य वाले आएंगे ना, श्रव्य, गव्य, धव्य, भव्य, तो ऐसे जो व्य वाले साउंड वाले आएंगे ना वो भी आपके अयादि संधि होते हैं। ये हिंदी में नहीं है तो इसे भी आपको याद रखना है। थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती है, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता संस्कृत में। नेक्स्ट है आपका पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है, बस मध्य में अवग्रह चिन्ह देखना है। अवग्रह चिन्ह क्या होता है, इस टाइप का एस नाम का जो होता है इसे हम बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। और अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में ये आपको बीच में दिख जाए जैसे कि हरेव, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी पूर्व रूप संधि। क्लियर है। इसमें जो है संस्कृत में पूर्व रूप और पर रूप संधि से ज्यादा बनते हैं क्योंकि 5 तो आपकी हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका पर रूप संधि। पर रूप में क्या देखना है, पूर्व में उपसर्ग, जहां आपको पूर्व में उपसर्ग दिखे दैट इज कॉल्ड पर रूप संधि। जैसे प्रेजते, प्रेषति, उपोषति, स्टार्टिंग में उपसर्ग आए दैट इज कॉल्ड पर रूप संधि। पूर्व पर रूप को अच्छे से देख लीजिएगा एंड आप पूर्व रूप को अच्छे से देख लीजिएगा। पूर्व में मध्य में अवग्रह आना चाहिए, पर रूप में पूर्व में उपसर्ग आना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देख लेते हैं आप। पहला है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में आपको क्या देखना है, मध्य में 2 अनुनासिक साथ साथ आए हो। जैसे जो अनुनासिक होते हैं, ये मैंने हिंदी में पढ़ाया अच्छे से वर्णमाला में, कि जो लास्ट के होते हैं, वर्ग के जो लास्ट के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक। तो ये साथ साथ जब आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। जैसे जगन्नाथ, 2 न साथ में आ गए, मतलब कि जो अनुनासिक है साथ में आ गए, दैट इज कॉल्ड अनुनासिक। नेक्स्ट है आपका वांग में। इसमें जो ये नीचे लगा होता है इसके साथ भी म अटैच होता है, तो 2 म साथ में आ गए, दैट इज कॉल्ड अनुनासिक। देखिए ये तो चीजें याद ही करनी पड़ेगी, ट्रिक मैं आपके लिए बना दी, ले आई मैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी ही पड़ेगी तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। बार बार देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिक देख लेते हैं तो आंसर एकदम निकाल देंगे आप। नेक्स्ट है आपका सछुत्व संधि। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है तो अच्छे से देखिएगा। 2 च वर्ग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, अय। च वर्ग का मतलब वर्ग जहां पर लिखा आ जाए तो उसका मतलब 5 की बात की गई है। 2 च वर्ग दिख जाए या श मिल जाए तो वहां पर होता है आपका सचुत्व संधि। जैसे रामशते, राम, ये वाला श भी दिख जाए, रामशते, तो देखिए 2 श इसमें साथ साथ दिख गए तो वहां भी आपका होगा सचुत्व संधि। इसके अलावा देखिए 2 च वर्ग दिखे, देखिए सचित, सज्जन, तो ऐसे वर्ण भी आपके क्या होते हैं, सचुत्व। क्लियर है, ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है आपका षुटुत्व। षुटुत्व में क्या हो जाएगा, 2 ट वर्ग और श, जैसे उसमें च था इसमें ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये वाला वर्ग दिख जाए या षटकोण वाला दिख जाए तो ये क्या होता है आपका षटुत्व। श से भी आप समझ जाएंगे, श आया हुआ है इसके अंदर। तट्टिका तो 2 ट आ गए, उड्डयन 2 ड आ गए, कृष्ण श और रण आ गया, मतलब श भी आना चाहिए और कोई सा भी आपका ट वर्ण आना चाहिए, तो वो हमारा होता है सटुत्व संधि। नेक्स्ट है आपका परस वर्ण। परस वर्ण में क्या होता है, मध्य में पंचमाक्षर, जैसे घंटा, पंपा, चंपा। संधि, अगर आपसे पूछा जाए संधि में कौन सी संधि है तो आपकी है परस वर्ण। अगर कोई व्यंजन बाद में है, जैसे कि ये व्यंजन हो गया और उसके पहले पंचामक्षर लगा हुआ है। पंचामक्षर का मतलब होता है जो लास्ट के थे, जैसे ड हो गया, अय हो गया, न हो गया, म हो गया, अण हो गया, मतलब इनमें से कोई भी अक्षर व्यंजन से पहले लगा हो तो वहां पर होता है परस वर्ण संधि। क्लियर है, पढ़ लीजिएगा, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, दोबारा से रिपीटेशन पे देखोगे इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है, मध्य में तृतीय वर्ण आता है। तृतीय वर्ण का मतलब हो जाएगा ग, ज, ड, द, ब। साथ में पढ़ लीजिएगा ग, ज, ड, द, ब।
जहां पर ये चारों ये पांचों चीजें आपको दिख जाए, बीच में आ जाए, तो वो होता है हमारा, क्या होता है वो, जसत्व संधि। जैसे अजंत, तो इसमें ज आ गया सुबंत, ब आ गया षडानन, ड आ गया वागीश, ग आ गया। तो ऐसे जब वर्ण आपको बीच में दिखाई देंगे तो वहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, जसत्व। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या देखना है, मध्य में स और मध्य में र। जैसे नमस्ते, स आ गया, इत सतते, स आ गया, मन स्थाप है, तो मन, मतलब इसे तो आप तोड़ेंगे तभी पता चलेगा, नमस्ते, तो मतलब स का साउंड भी आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड विसर्ग संधि। क्लियर हो गया। आई होप आपको संधि जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। एक एक पॉइंट मैंने बहुत ट्रिकी वे में बताया, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ। जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस किया है, तो इन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पुरुष। देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा। प्रथम, मध्यम, उत्तम, तीन होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। एक वचन, द्वितीय वचन, बहुवचन, तीन तीन होते हैं, ये भी आपको पता होगा, तो इसे याद करिए। प्रथम पुरुष में होता है सै तौ ते, मध्यम में त्वम युयाम यूयम, उत्तम में अहम आवाम वयम। तो ऐसे याद रखिए, सै तौ ते, त्वम युयाम यूयम, अहम आवाम वयम। क्लियर है। तो इसमें ना डायरेक्ट पूछ लेता है कि स जो है बताइए कौन सा पुरुष है, ऐसे पूछता है, तो बताना है आपका कौन से पुरुष का वचन है, तो प्रथम पुरुष का ये एक वचन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। स का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, ये अनुवाद में काम आते हैं आपके। जब अनुवाद पूछता है ना आपसे, जैसे संस्कृत का गद्यांश आता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। क्लियर है। सै का वह, तो का वे दोनों, ते का वे सब, त्वम का तुम, युयाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब देख लेते हैं विभक्ति। विभक्ति से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, तो विभक्ति देख लेते हैं। सातों की मैं बहुत ज्यादा आपको ट्रिक वे में बताऊंगी, अच्छे से देखिएगा। प्रथमा विभक्ति कैसे होती है, अगर इस अंत में अ और आ का साउंड आए, जैसे रमा, लता, हरि, विद्यालय, आंख बंद करके प्रथमा विभक्ति मार दीजिएगा। क्लियर है। सेकंड है आपकी, जिसमें आपको क्या दिखे, आम और अम, मतलब लास्ट में आपको इस टाइप का साउंड सुनाई देना चाहिए, आम अम, जैसे रामम, विद्यालम, पुस्तकम। तो ऐसे जो म वाले लास्ट के साउंड होंगे उसे हम कहेंगे द्वितीय विभक्ति। क्लियर है। और ये भी ना कारक के उससे ही सॉल्व की जाती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का आके की, अधिकरण में पे पर संबोधन हेरे अरे, तो इसी का पालन जो है विभक्ति में किया जाता है, याद रखना है आपको। तृतीय है आपका, तृतीय में आपको क्या देखना है, एन अण आए, जैसे रामेण, बालकेन, लताया, तो ये अलग अलग है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। चतुर्थी में क्या है, लास्ट में अय और आय, जैसे रामाय, लताए, कृष्णाए। पंचमी में क्या है, आत और अत, जैसे रामात, ग्रहात, वृक्षात। ऐसे ऐसे वर्ड है, प्लीज देख लीजिएगा, इससे आपका सारा खेल खत्म है विभक्ति का। षष्ठी में है, जैसे कि लास्ट में क्या आता है, अस्य नाम अणाम, रामस्य, बाल का नाम। सप्तमी में ए और एशु आपको देखने को मिलता है, कार्य करीशु। क्लियर हो गया। मैं आपको ना एक बार विभक्तियां दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर राम की विभक्ति ली है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में आपको जो चीजें दिखाई देंगी ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वचन पूछा हुआ है, कौन सी विभक्ति पूछी हुई है। ये चीज आप कर लीजिएगा, ये इसी की ट्रिक है। देखिए रूप बहुत सारे होते हैं, मैंने सारे नहीं लिए हैं, राम, गुरु, नदी, लता, बहुत सारे रूप होते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। बस मैंने ट्रिक बता दी पहचानने की। पहचानेंगे कैसे आप, लास्ट में अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई दे जो मैंने आपको बताए हैं, इजीली आप विभक्ति को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीज मैंने डाल दी है, राम के रूप। बाकी आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, मोस्टली ये तीनों तो सबको पता ही होते हैं। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का रामाभ्याम, 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 रामे, रामेभ्य, रामेभ्य, तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लकार। लकार आप कैसे पहचानेंगे, देखिए 5 होते हैं, वैसे संस्कृत में ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं 5 बताने वाली हूँ जिनसे क्वेश्चन बनता है। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग, रट। क्लियर है। और ये देखिए, इसमें देखिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है। लट लकार कैसे होगा, अगर अंत में आपको ती, त, अंति दिख जाए तो समझ लीजिएगा लट लकार पूछा है। नेक्स्ट है आपका लोट लकार, अंत में आपको तू, ताम, अंतु दिख जाए, इसका मतलब है आपका लोट लकार है। विधिलिंग में क्या देखना है, एत, एताम, एयु, लास्ट में दिख जाए तो समझ लीजिएगा विधिलिंग लकार है। लंग लकार में आपको क्या देखना है, पूर्व में, ये चीज भी पढ़िएगा, पूर्व में आपको देखना है अ और आ।
रट में क्या देखना है, मध्य में स्य, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपठत। जो ज्यादातर लंग के यानी कि जो ज्यादातर भूतकाल के होते हैं ना, उसमें क्या आता है, पूर्व में अ आता है। मैं आपको एक बार लकार भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये आप लकार देख सकते हैं, ती पठत पठंती। देखिए सारे एक बार आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एक याद कर लीजिएगा, उसी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके लकार है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक याद कर लेंगे ना, पता चल जाएगा। जैसे लट में क्या आता है, पठती पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठा पठा में। रट में क्या आता है, पटष्यति पटिष्यत, यानी ये जो होते हैं ये हमारे भविष्यत काल के होते हैं। पटिष्यति श वाली साउंड आएगा ना, तो समझ लीजिएगा ये हमारा जो है भविष्यत काल का। लंग में क्या होता है, जिसकी ज्यादातर अ देखने को मिलता है। ट्रिक बताई है मैंने आपको, वो उसी की सहायता से आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लोट हो गया एंड विधिलिंग हो गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ट्रिक देखनी है, इजीली आप सॉल्व करोगे। चाहे आप ट्रिक करके ना क्वेश्चन लगा के देख लेना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। क्लियर हो गया आपको ये लट लकार? क्लियर है? तो ज्यादातर व्याकरण में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। इसके अलावा देखिए, अनुवाद आ जाता है, संस्कृत का संस्कृत में बनाना होता है। जैसे आपके वो होते हैं ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसी तरीके से आपके आ जाते हैं। वो तो ये है कि आप कर सकते हो, अगर आपको आपको स तउ ते मतलब इन सब की जो हिंदी है वो पता है ना, इजीली आप उसे सॉल्व कर लोगे, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पैडागोजी की। अगर मैं बात करूं संस्कृत पैडागोजी की, तो बिल्कुल सेम होती है हिंदी की तरह, कुछ इसमें नया नहीं पढ़ना है आपको। तो प्लीज संस्कृत की पैडागोजी को फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर जिसने हिंदी की वीडियो देखी है तो उसे तो करने की नीड नहीं है, उसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, तो इजीली आप हिंदी के सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कुछ न्यू नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट वही एनईपी एनसीएफ, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, यही सारी चीजें ये मैंने इंग्लिश में भी पढ़ाई हुई है, आपको हिंदी में भी पढ़ा दी, वही चीज फॉलो करनी है, ज्यादा अलग से नहीं है। मातृभाषा हो गई आपकी, ये सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है संस्कृत पैडागोजी की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट है आपका गद्यांश पद्यांश। हिंदी की मैंने गद्यांश पद्यांश की ट्रिक बताई हुई है, वो फॉलो करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि ये भी हो सकता है संस्कृत की आपको हिंदी बनानी ना आए, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर जाना है, उसमें आपको वर्ड्स देखने हैं, वर्ड्स की सहायता से ही आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पैडागोजी में देखिए आपको ये चीज सॉल्व करनी है। इसके अलावा देखिए, अब आपके पास 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, तो PYQ जरूर लगा लीजिएगा, एटलीस्ट 3 ईयर के। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। 2024 का भी दे दिया है मैंने वहां पर विद आंसर की, तो प्लीज आप वो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एटलीस्ट 3 ईयर के जरूर करने हैं, 22, 23, 24 के फॉलो कर लेना, ज्यादा की नीड नहीं है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 चीज मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, संस्कृत पैडागोजी होगी एंड आपका गद्यांश पद्यांश हो गया। एंड लास्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं, रचनाएं। तो देखिए, कुछ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं रख दी हैं, जिनसे क्वेश्चंस हर बार पूछा हुआ है, ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। रामायण की कांड भी जरूर याद कर लीजिएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं, कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, तो ये सारी जो थोड़े स्टार्टिंग के हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हैं आपके कुछ 30 के आसपास है, ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने ये लिखा भी हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा पेज ये हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, ये तो आपकी रटने वाली चीजें हैं कि इसका ये होता है, इसका ये, तो वो अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैंने लिख दी है, कुछ नाटक है इंपॉर्टेंट, सारी चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है, तो ये आपको देखना है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, इसके अलावा आपको संस्कृत में कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक आपका है उच्चारण स्थान। संस्कृत में एंड हिंदी में उच्चारण स्थान को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सीखे मिलेंगे आपको। तो ये है आपके संस्कृत के उच्चारण स्थान। देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदी में, आपको री एक ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको 2 देखने को मिलते हैं, री और री, दोनों को अच्छे से देखिएगा, मूर्धा का पार्ट होता है। तो ये आपकी संस्कृत के उच्चारण स्थान की तालिका मैंने यहाँ पर रख दी है, प्लीज अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे यहाँ पर जो था एक ही नाम था कंठ, संस्कृत में जो है इसका दूसरा नाम भी होता है, जैसे कंठ। अगर आपको ये चीज याद है तो आप इजीली नाम बना सकते हो, मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, कंठ को हम बोलते हैं अकुह विसर्जन्यानाम कंठः, तो इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। संस्कृत में देखिए नामों का ही खेल है, जितने ज्यादा आप अच्छे से नाम याद कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा देखिए, तालु का हो गया,
मूर्धा का, ऋतु रसाणाम, मूर्धा दंत का। इसी तरीके से देखिए आपको कम से कम 5 तो याद कर ही लेने हैं। 5 से ही पूछा जाता है ज्यादातर क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं आते, लेकिन 5 आपको अच्छे से करने हैं संस्कृत में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है उच्चारण स्थान के अलावा। हिंदी के सेम नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उच्चारण स्थान की टेबल ये रही आपकी, तो इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका संस्कृत का सारा पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया। इतना भी कर लेते हैं तो इजीली 30 में से 25 कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रामर इंक्लूड कर दी, आपकी ग्रामर की ट्रिक्स बता दी। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो इजीली आ जाएंगे आपके। हिंदी की पैडागोजी को अच्छे से कर लीजिएगा, वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे से कर लीजिएगा, ग्रामर मैंने आपको करा दी ट्रिकी वे में। जितना ज्यादा आप पढ़ लोगे ग्रामर को, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चाहे तो आप इसे करने के बाद लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस क्यों लगा लेना, खुद बता देना कि मैम क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी संस्कृत के लिए। बहुत बच्चों के कमेंट आए मैम संस्कृत लेकर आइए, संस्कृत लेकर आइए, तो मुझे लेकर ही आनी पड़ी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवा सकूं। मैंने कम समय में आपको ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है, क्योंकि 2 से 3 दिन बचे हैं। इजीली आप इसे कर सकते हो, ज्यादा टाइम की नहीं है। 2 घंटे 2 गुना स्पीड पर भी सुनोगे इजीली हो जाएगी। नोट्स बना लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत कम चीजें हैं, बस चीजों का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इजी लगेंगी चीजें। इसीलिए कह रही हूँ एटलीस्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू जरूर करके जाइएगा, बहुत हेल्प होती है। क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, तो इसका भी बेनिफिशियल आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।